हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज फिर से मैं आपको अपने वेबसाइट पे ले आया हूँ क्योंकि आज भी जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो हमारे साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो साइट को मेरा सेव कर लीजिएगा। उसके लिए आपको ऊपर में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है और ऐड टू होम स्क्रीन में आपको क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके ऐड कर लीजिएगा तो स्क्रीन पे आ जाएगा। बस उसके बाद आपको अलग से टाइप नहीं करना होगा miningacademic.com, डायरेक्ट टच करेंगे क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं माइनिंग सरदार के ऊपर। तो स्क्रॉल करते हुए माइनिंग सरदार के पोर्शन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वापस से आज हम लोग वेंटिलेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो रीड मोर पे जाके वेंटिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है, मीथेन का क्वेश्चन कर चुके थे। तो वेंटिलेशन का कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हालांकि वेंटिलेशन का एक पार्ट अभी और आएगा, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, BEQ का फुल फॉर्म क्या होता है? वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट, वेंटिलेशन इक्विलाइजिंग क्वांटिटी, वर्टिकल इक्वल क्वाड्रेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट, पहला वाला। और BEQ निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो हम लोग माइंस के लिए भी निकाल सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका जो फार्मूला है वो आपका BEQ बराबर होता है, BEQ बराबर, ठीक है, कि माइंस में टोटल कितना हवा जा रहा है, मतलब लास्ट कनेक्शन जो होता है माइंस में कितना हवा पहुंच रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आप कितना हवा माइंस में भेज रहे हैं, मतलब माइंस में कितना प्रवेश कर रहा है। इन दोनों का रेशियो और इंटू 100 करते हैं, चूँकि ये परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है BEQ यानी वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट। इसी तरह से अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट का निकालना चाहते हैं तो बस डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कनेक्शन का हवा डिवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट का टोटल हवा जो उसमें घुस रहा है इंटू 100%, तो ऐसा करके निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एयर क्रॉसिंग का जांच सक्षम व्यक्ति कितने समय अंतराल पर करता है? तो देखिए, ऐसा है, एक पॉइंट बताते हैं हम आपको, काम आएगा आपका। चाहे एयर क्रॉसिंग हो, चाहे रेगुलेटर हो, चाहे आपका बाकी चीज़ हो, जैसे इनटेक रास्ता हो, मतलब जो वेंटिलेशन डोर हो, ठीक है, वेंटिलेशन डोर हो, या कोर्सिंग करते हैं आप, स्प्लिटिंग करते हैं आप, ये सब क्या है? ये सब वेंटिलेशन मटेरियल है, ठीक है, वेंटिलेशन मटेरियल है। तो वेंटिलेशन मटेरियल का जांच 14 दिन में एक बार किया जाता है, याद रखिएगा। एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, ये सब जितने भी वेंटिलेशन मटेरियल है इसका जांच 14 दिन में एक बार होता है। अगला सवाल है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का शाफ्ट या इंक्लाइन के मुंह से किसी भी पॉइंट पर दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या फिर 20 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि जो फैन डक्ट वाला मुंह होता है उससे 10 मीटर के अंतराल से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, MMV के लिए पावर ऑफ सोर्स कम से कम कितना रखा जाएगा? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 4 ठो? देखिए, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए 2 जगह से हम बिजली लेते हैं। ऊर्जा के जो स्रोत है वो 2 होता है, ठीक है, 2 ठो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे BCCL का बिजली आ रहा है और झारखंड लाइन वाला बिजली आ रहा है, तो दोनों लाइन से हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हम लोग 2 कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, कम से कम 2 कनेक्शन आपको सोर्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर फैन और मैकेनिकल फैन का जांच सक्षम व्यक्ति कितने समय अंतराल पर करता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बूस्टर फैन हो, मैकेनिकल फैन हो और बाकी जो फैन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका जांच सक्षम व्यक्ति 7 दिन में करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 दिन में। अगला सवाल है, स्टैंडिंग ऑर्डर कितने नंबर रेगुलेशन में है? ठीक है, इसका ऑप्शन है 150, 155, 157, 160। तो स्टैंडिंग ऑर्डर आपको याद होगा कि 157 यानी कि 157 में है, रेगुलेशन नंबर 157 में स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है, जिसके हिसाब से मैनेजर बनाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ऑर्डर इनमें से कौन बनाता है? देखिए, वही क्वेश्चन है, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बोथ या फिर मैनेजर। तो ऑब्वियस ही बात है, मैनेजर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य इनटेक और रिटर्न रास्तों के बीच की प्रत्येक कनेक्शन में कितने हवा फाटक लगाए जाते हैं? यानी जो वेंटिलेशन डोर आप लगा रहे हैं वो कितना का कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? 1 ठो लगा देंगे तो काम चल जाएगा, 2 ठो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, 3 ठो, 4 ठो।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2। हालांकि सिफारिश तो 3 था, बट जो कानून है वो हम याद रखेंगे। तो नियम यह है कि 2 का कम्बिनेशन में वेंटिलेशन दरवाज़ा यानी हवा फाटक वेंटिलेशन डोर लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है वेंटिलेशन डोर यानी प्रत्येक हवा फाटक के फ्रेम और रास्ता चाल व कांति के बीच की जगह कम से कम कितनी मोटी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज। देखिए आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि भैया यहाँ 38 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन ही नहीं है। 38 सेंटीमीटर हम किताब में पढ़े थे। तो आप जो किताब में पढ़े थे हम ये नहीं मानेंगे, हम वो मानेंगे जो रेगुलेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी वेंटिलेशन का पोर्शन पढ़िए आप, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अगर आप वेंटिलेशन का पोर्शन पढ़ते हैं तो आपको एलसी काकू जो भी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको सामने रखिए, साथ ही साथ रेगुलेशन को भी सामने रखिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा का मिसप्रिंट है। तो रेगुलेशन का डाटा को लेके चलिए, क्योंकि बहुत जगह पे आइसोलेशन स्टॉपिंग जो स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग का मोटाई 38 सेंटीमीटर है किताब में भी। वेंटिलेशन डोर का जो फ्रेम है उसका भी 38 सेंटीमीटर मोटाई है, लेकिन ये सब का सब रेगुलेशन में 25 सेंटीमीटर है। तो आपको 25 सेंटीमीटर डाटा ही मानना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मेन इनटेक और रिटर्न रास्ते के बीच स्टॉपिंग की मोटाई कंक्रीट विदाउट रेनफोर्समेंट से बनाई गई हो तो उसकी मोटाई कितनी होगी? 25, 15, बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट रेनफोर्समेंट बोला गया है तो 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भी 38 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेशन में जो डाटा है हम तो वही लेके चलेंगे, बाकी बुक में जो है वो हम नहीं मानेंगे। तो रेगुलेशन का डाटा लेके चलना है, रेगुलेशन में 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अगला सवाल है इनमें से किस माइंस में स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ बनाया जाता है? ठीक है, तो 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, 2 एंड 3 डिग्री बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 डिग्री बोथ। दोनों कंडीशन में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एयर क्रॉसिंग में दीवार की मोटाई, मतलब जो दीवार आप बना रहे हैं एयर क्रॉसिंग, उस कंडीशन में जो आपका दीवार का मोटाई है वो कितना होना चाहिए? अगर लोहा देख के मजबूत नहीं किया गया है उस कंडीशन में एयर क्रॉसिंग का मोटाई कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, बोथ या फिर नन। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि लोहा देके मजबूत नहीं किए हैं, मतलब विदाउट रेनफोर्समेंट है। तो विदाउट रेनफोर्समेंट वाला का अगर बुक में शायद देखिएगा तो आपका पता नहीं, बुक का नहीं पता मुझे, रेगुलेशन में मैंने पढ़ा है तो रेगुलेशन में 25 सेंटीमीटर होगा इसका। ठीक है, 38 का। अगर बुक में आपका कुछ अलग है तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये रेनफोर्समेंट वाला रहता, मतलब गर्डर लगा के लोहा वाला रहता, तो उस कंडीशन में 15 सेंटीमीटर हो जाता। देखिए अगला सवाल वही वाला है, एयर क्रॉसिंग की दीवार और पार्टीशन अगर रेनफोर्समेंट करके मजबूत बनाई गई हो तो 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बोथ या फिर नन। तो इस कंडीशन में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ, रेगुलेशन में आपका डाटा जो है उसी को लेके चलना है। वेंटिलेशन में डाटा को दिमाग में रखिएगा, बहुत सारा गड़बड़ है किताब में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 40 है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन किस रेगुलेशन से संबंधित है? 123, 153, 160, 180। तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, इसका क्या होगा आप खुद जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन को स्किप करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट किस रेगुलेशन से संबंधित है? तो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट 160 में है, 123 में है SCAMP स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, 153 में है जिसका मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा यानी स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, 160 में आपका वेलोसिटी ऑफ एयर करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप लैंप इनमें से क्या है? इंट्रिंसिकली सेफ है, फ्लेम प्रूफ है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। को आप ऐसे समझिए कि जो फ्लेम प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ का मतलब होता है कि ऐसा उसका ढांचा होता है, जैसे भूल भुलैया होता है ना, ऐसे ऐसे करके हम बनाते हैं पूरा भूल भुलैया को। तो इसका ढांचा से जो सर्किट होता है उसको ऐसे ही घेर दिया जाता है फ्लैंज के जरिए। तो वो आग बाहर आते आते इतना घूम के ठंडा हो जाता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बाहर में कितनी मात्रा में गर्म गैस रहे। और इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब होता है 30 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1 एम्पियर करंट और 30 वोल्ट पे जो सर्किट ऑपरेट किए जाते हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ होता है। जैसे सिग्नलिंग वाला सिस्टम होता है, 2 तार को सटा घंटी बजाते हैं, वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो कैप लैंप होता है ना, कैप लैंप का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक तो फ्यूज़ रहता है ना, और फ्यूज़ में चांदी का वायर लगा होता है।
इतना भी महंगा चांदी नहीं है कि आप तोड़ के उसको निकाल के बेचिएगा तो रईस हो जाइएगा, लेकिन चांदी का एक पतला सा फ्यूल लगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये उसको 1 एम्पियर तक का करंट में रखता है, और 4 एम्पियर तक का करंट जब इसमें पास होता है तो फिर इसका कनेक्शन रोक देगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण माइंस में आपका ब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है, माइंस में एक्सप्लोड नहीं होता है इसके कारण। तो कैप लैंप ना आपका इंट्रिंसिकली सेफ है ना फ्लेम प्रूफ है। अगला क्वेश्चन है, गैस की डिग्री के अनुसार कोल सीम का क्लासिफिकेशन कौन से रेगुलेशन में दिया गया है? 123, 133, 153, 160। तो 133 है गैसी सिम का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस के एंट्रेंस के कितने मीटर के सब सरफेस स्ट्रक्चर को फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है? माइंस में जितना भी आप ढांचा बनाए हैं उन सभी ढांचा को आपको कितना मीटर तक का ढांचा को फ्लेम प्रूफ मतलब बनाना पड़ता है, आग ना लगे ऐसा ढांचा आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए माइंस के जो एंट्रेंस है जहाँ से आप घुसते हैं उसके सभी और 10 मीटर तक का जो दूरी है, ठीक है, माइंस का एंट्रेंस जहाँ से भी आप घुस रहे हैं, इस जगह से मान लीजिए घुस रहे हैं तो इसके 10 मीटर के अंतराल पे कोई भी जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सभी का सभी फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है। और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, माइंस के एंट्रेंस के कितने मीटर के अंदर में कोई भी कार्बोनिक पदार्थ यानी कार्बन वाला पदार्थ जमा नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल माइंस का एंट्रेंस है, ठीक है, तो इसके 15 मीटर के दायरा में नियम यह है कि 15 मीटर का दायरा में इस पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से 15 मीटर का दायरा में कोई भी लकड़ी या कार्बन वाला सामान नहीं रखेंगे। मतलब सिल्ली उल्ली ऐसा नहीं है कि माइंस के एंट्रेंस के पास ही हम रख देंगे, अगर रखता है तो गैरकानूनी है। तो आपको 15 मीटर तक कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं रखना है, क्योंकि माइंस में एक बार ऐसा हो चुका है कि सपोर्ट में आग लग गया था, माइंस में सिल्ली रखा हुआ था उसमें आग लग गया था और बहुत ही दुर्घटना हुआ था बृहद, जिसमें 40 के आसपास लोग तड़प के मर गए थे। अंदर में सांस लेने बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था क्योंकि खूनी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा था। अगला सवाल है, माइंस में एंट्रेंस में कितने मीटर के, अच्छा ये वही वाला सवाल है, 46 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। ग्राहम्स रेशियो से क्या पता चलता है? इनंडेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, प्रेशर ऑन पिलर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ग्राहम्स रेशियो से आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पता चलता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ग्राहम्स रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो ग्राहम्स रेशियो का जो फार्मूला है वो होता है कि जो CO बना है, CO गैस बना है बाय O2 कंज्यूम्ड, ठीक है, CO प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम इनटू 100%, इसको भी हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ग्राहम्स रेशियो का। तो ग्राहम्स रेशियो का स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राहम्स रेशियो में अगर डाटा नॉर्मली बहुत सारा डाटा है कि अगर 0.5% तक होता है तो उस कंडीशन में समझिए कि सामान्य अवस्था है, नॉर्मल है। बट अगर 1% है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, 2% है तो उस कंडीशन में है कि तेज़ हो गया है, और 3% है मतलब है कि आग हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अगला सवाल है, स्टोन डस्ट बैरियर की दूरी 135 से 365 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। स्टोन डस्ट बैरियर जो लगाते हैं आप, उसका दूरी एक निश्चित दूरी होता है कि इससे कम रहेगा तो वो आग को उड़ा नहीं पाएगा, कि तो उतना एनर्जी नहीं बना पाएगा, उतना उसमें प्रेशर नहीं रहेगा कि उस स्टोन डस्ट बैरियर को उलट दे। और अगर एक निश्चित दूरी है, ठीक है, अगर इस दूरी को पार कर जाता है तो उस कंडीशन में फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना ज़्यादा वो विकराल रूप ले चुका होगा कि स्टोन डस्ट बैरियर उसको शांत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, अभी बताइए पॉज करके। तो बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है, कोल डस्ट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 15 बाई सिलिका % या फिर ऑल ऑफ दिस? तो देखिए 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब आप जो पढ़े होंगे, बहुत पुराना किताब अगर आपका है तो पढ़े होंगे, एक्चुअल में 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है ना। कोल डस्ट से न्यूमोकिनोसिस नाम का एक बीमारी होता है, और स्टोन डस्ट से अगर सिलिका % है तो सिलिकोसिस नाम का बीमारी होता है। फिलहाल कोल डस्ट का जो मात्रा है वो 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। नेक्स्ट है, स्टोन डस्ट की मात्रा कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो स्टोन डस्ट के लिए तो आपका सिलिका % बोला गया है, ठीक है, कि 15 बाई सिलिका %, ये जो फार्मूला है ये नॉर्मली होता है कि इतना नहीं होना, 15 बाई सिलिका %, ठीक है, 15 जो भी होगा बाई सिलिका का जितना % होगा इसको डिवाइड करेंगे तो इतना मात्रा कम से कम स्टोन डस्ट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परमिसिबल यही है।
अगला सवाल है, अगर कोल डस्ट की मात्रा 50% से अधिक है तो डस्ट सर्वे कितने दिन में किया जाएगा? जी हाँ, डस्ट सर्वे इंचार्ज जो होते हैं हमारे, तो वो नॉर्मली जो जहाँ पे मैनेजर बोलता है उस जगह पे एक टाइम इंटरवल में, यानी कि नॉर्मली 6 महीने में जांच करता है, सर्वे करता है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप बताइएगा कमेंट करके कि वो टाइम को कितना घटा दिया जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, अगर 75% रहता है तो हर महीने हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल है तो 6 महीने में हम लोग डस्ट सर्वे करते हैं। तो 50% हो गया तो उस कंडीशन में कितना महीने में सर्वे करेंगे, तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर की विल अपलोडिंग सून। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा यार। इस साइट को मैंने जब लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो वाकई में आपके लिए गिफ्ट साबित होगा। अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़रूर करूँगा, धीरे धीरे करते रहूँगा, बहुत सारा अपलोड करूँगा। तो आप इस साइट को ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। miningacademic.com नाम याद रखिएगा, और आने वाले 1 महीने में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये कितना आपका हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।